and let me share my screen with you all. And I would like to open my. जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई रियाज। मैंने गुड मॉर्निंग बोला था, आप कहीं और थे। नहीं, एक्चुअली मैं सुन रहा था आप लोग मेरा नाम ले रहे थे, राइट? हाँ, हाँ, अरे नहीं, मैं वो थोड़े बर्तन थे अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। धो के रखना था, इसके लिए मैं फिर चले गया, मैं बोला। चलो ठीक ठीक। वैसे तो सर घर के बाहर ना हमारी मेल कम्युनिटी बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। ये तो है। हाँ। मेरा बेटा भी जो है हॉस्टल में ही रह रहा है वो, हाँ। वर्किंग हॉस्टल में। तो वहाँ सब उसको अपने बर्तन वगैरह जो पर्सनल रहते हैं। हाँ, ये तो हाँ। बहुत बेकार है सर, ये खुद का हाँ। काम करना ना। अरे नहीं, ये भी ये इंडो पाक की ना मेल कम्युनिटी ठीक ही बाहर जाके होती है घर से। हाँ, घर में तो सब आयता मिलता है ना, इनको सब आयता मिलता हाँ है। सर, ट्रे में रख के टेबल पे हम्म। लगा के सब कुछ इनको मिलता है टाइम नहीं, पे। वैसी बात नहीं है सर, इंसान पक जाता है कितना, चलो थोड़ा बहुत रहेगा तो ठीक है, लेकिन रोज का वही स्केड्यूल और रोज की वही चीजें तो हम्म। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अब फॉरेन कंट्रीज में तो सब अपने खुद बर्नआउट से भी ही हो काम जाता कर। है कभी कभार। हम्म। फॉरेन कंट्रीज में तो खुद से ही काम करना पड़ता है। हाँ, राइट। हम्म। मेट को रखना ही बहुत महंगा होता है ना। हाँ तो आज हम रिकैप कर रहे हैं रियाज, इसको थोड़ा सा जो ठीक। बेसिक आपके डाउट्स हैं वो भी आप पूछ लीजिएगा हाँ, सेशंस में। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्रेंशियल एनालिसिस की। इन्फ्रेंस का मतलब होता है किसी और चीज से उसको कनेक्ट करना, है ना। इन्फ्रेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। जैसे कि जो सैंपल है उसको पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो सैंपल, वो अपन को कनेक्ट करना पॉपुलेशन से, कि जो सैंपल के आउटपुट आएंगे वो पॉपुलेशन पे अप्लाई होंगे, दैट इज द इन्फ्रेंस। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की पहले हम बात करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा एनालिसिस टू डिड्यूस प्रॉपर्टीज ऑफ एन अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इसके बाद। तो उसको डिड्यूस करती है। ओके। डिड्यूस मतलब सर? डिड्यूस का मीनिंग होता है उनके रिजल्ट निकालना, है ना। रिजल्ट को अच्छा। निकालती है। तो इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा एनालिसिस का उपयोग करके टू फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स, है ना, ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एन अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे वो रिजल्ट निकालती है। डिड्यूस का मतलब होता है वैसे परिणाम निकालना है, रिजल्ट निकालना, ठीक है। या ड्रॉ कंक्लूजन आप इंग्लिश में बोल सकते हो उसको, हम्म। ठीक है। सो यूजिंग द डेटा एनालिस्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ एन अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। होता क्या है, जो पॉपुलेशन है उसका कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, है ना। तो वो हमें देखना कि उसका प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या है, उससे परिणाम निकालना, ठीक है। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन्फर्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉपुलेशन। किसको इन्फर करती है? जो पॉपुलेशन है उनकी प्रॉपर्टीज को इन्फर करती है, ठीक है। For example, by testing hypotheses and deriving estimates, it is assumed that the observed data set is sampled from a large population. इन्फर करना मतलब उसको रिलेट करती है कि ये उसका एक सब डेटा है जो सैंपल है उस पॉपुलेशन का। गॉट इट? हम्म। रियाज समझ में आया? जो आपने जी सैंपल सर, लिया है मतलब वो वो उस पॉपुलेशन को एक। बिलोंग करता ओके। है ना। हम ये मान के चलते हैं कि ये डेटा किसी एक पॉपुलेशन को, अंडरलाइन पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है।
एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसका हमने छोटा सा हिस्सा लिया, हम ये मान के चलते हैं। इज इट क्लियर? मतलब ये अपने आप में पॉपुलेशन नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट डेटा नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। इज इट क्लियर? रियाज समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? जी सर, है ना? और सबसेट है ये मान के चलते हाँ, हैं। सबसेट है ये मान के चले। और यदि हम बात करें इन्फर का जो मीनिंग होता है, दैट इज रिलेटेड टू लॉजिक ना, तर्क करते हैं ना अपन, वो होता ऐसा है है। हाँ इसलिए ऐसा हो सकता है या ऐसा हाँ, है। अनुमान करना है, हाँ। एक प्रकार से तर्क करना, हम्म। वो चीज है। सो हम ये मान के चलते हैं कि ये पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स कैन बी कंट्रास्टेड विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ इसको कंट्रास्ट किया जाता है, करी जा सकती है ना। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मोस्टली क्या है, वो हम मान के चलते हैं कि यही हमारा डेटा है। हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ सोचते ही नहीं डिस्क्रिप्टिव में। व्हाट इट इज इट क्लियर? जो हमने एडीए में पढ़ा, हम डिस्क्रिप्टिव के बारे में जब भी बात करते हैं तो वो ओवरऑल डेटा उसी को मानते हैं, हमें कोई मतलब नहीं पॉपुलेशन क्या है, हमारे लिए वही पॉपुलेशन है, ये मान के चलते हैं डिस्क्रिप्टिव। इज इट क्लियर? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स solely concerned with properties of the observed data। observed data की प्रॉपर्टी से ही कंसर्न होती है, and it does not rest on the assumption that the data came from larger population। हम ये मानते नहीं कि लार्जर पॉपुलेशन से आया। गॉट इट? यस। तो हम उसी को एक प्रकार से, वही हमारा सब कुछ है, डेटा है जो भी है, हम डिस्क्रिप्टिव यदि निकाल रहे हैं। इन्फ्लुएंशियल में बात अलग होती है। इन्फ्लुएंशियल में हम ये मान के चलते हैं कि डेटा किसी बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा है। अब दोनों में अंतर समझ में आया, डिस्क्रिप्टिव में और इन्फ्लुएंशियल में। ठीक है? बिल्कुल। So in machine learning, the term inference is sometimes used instead of mean make a prediction by evaluating an already trained model. In this context, deducing properties of the model is referred to as training or learning, and using a model for prediction is referred to as the inference। जब हम मशीन लर्निंग इसके आगे वाले उस पे जाते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे जाते हैं, इन्फ्रेंस के बाद में, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के बाद में, वहां पर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है ना। सो जो मॉडल की प्रॉपर्टीज हैं, उससे जो परिणाम निकालते हैं, उसके लिए हम डेटा को ट्रेन करते हैं वहां पे, है ना। वहां ऐसा नहीं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू सब कुछ हो रहा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो लगती है इंटरनल लेवल पे वहां भी, पर हम ट्रेन करते हैं डेटा को, है ना, और या लर्न करवाते हैं मशीन को, रेदर देन इन्फ्रेंस, है ना। हम इन्फ्रेंस की बात नहीं करते हैं, ये पॉपुलेशन से लिया हुआ है। गॉट इट? यस। ठीक है। एंड यूजिंग ए मॉडल फॉर प्रेडिक्शन, और उस मॉडल को फिर हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं। फिर हमें आप कोई भी पॉपुलेशन का डेटा दे दो दूसरा निकाल के, वो उस पर अपने रिजल्ट्स देता है हमें। ठीक है? ठीक हो गया। सो यूजिंग अ मॉडल फॉर प्रेडिक्शन इज रेफर्ड टू एज इन्फ्रेंस, है ना। वो मॉडल को हम, वो इन्फ्रेंस के लिए हो जाता है। तो ये जब हम प्रेडिक्टिव में पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, है ना। अभी हम इन्फ्रेंस एंड एनालिसिस की बात करने वाले हैं आज खाली। अब क्या होता है, लोग बोलते हैं यार इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। सो देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू फाइंड सम पॉपुलेशन पैरामीटर, मोस्टली पॉपुलेशन मीन, है ना। मतलब पॉपुलेशन की जो भी स्टैटिस्टिक्स हम निकालेंगे, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वे सब कहलाएंगी पैरामीटर। और जो सैंपल की स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वो सब होंगे स्टैटिस्टिक्स। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी पैरामीटर वर्ड यूज हो रहा है तो वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। पॉपुलेशन का मीन है या पॉपुलेशन का कोई और स्टैटिस्टिक्स है। यदि मैं स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहा हूं तो वो सैंपल से रिलेटेड बात कर रहा है। इज इट क्लियर प्रीति जी आपको? स्टैटिस्टिक्स मीन
सैंपल एनालिसिस। जी सर, क्लियर है है। ना। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सर सैंपल मुझे से एक बार रिलेटेड गो चीज। थ्रू कीजिए ना, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेटिक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, वही मैं आ रहा हूँ उसी पे। सो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स is used to find some population parameter। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स से हम पॉपुलेशन पैरामीटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हेन यू हैव नो इनिशियल नंबर टू स्टार्ट विद, आपको नहीं मालूम मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, सो यू स्टार्ट विद द सैम्पलिंग एक्टिविटी। अब क्या है कि पॉपुलेशन में क्या होगा, आपको कुछ करना है, रिसर्च करना है। अब पूरे पॉपुलेशन पे आप कर सकते हो क्या? नॉट पॉसिबल नहीं। ना। तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट विद सम सैम्पलिंग एक्टिविटी, है ना। आप सैंपल लोगे एंड फाइंड आउट द सैंपल मीन। उस सैंपल का मीन लोगे आप। पॉपुलेशन का मीन तो है ही नहीं ना आपके पास। देन यू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। उसके अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट करोगे कि पॉपुलेशन का मीन क्या होगा सैंपल मीन से। ओके गॉट इट? ओके, फ्रॉम द सैंपल मीन यूजिंग द कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने आपको बताया था 95% के और 99% के, रियाज याद है? जी। उसके अंदर यदि कहीं पर पॉपुलेशन का मीन होगा, कहीं पर, इज इट क्लियर? राइट। सैंपल मीन तो सेंटर लाइन पे होगा, सेंटर ऑफ द बेल कर्व। इज इट क्लियर? जो बेल कर्व बताया था मैंने आपको, मैं एक बार और बता देता हूँ। सर मेरा एक सजेशन था, हाँ हाँ, कोई एग्जाम्पल के साथ बता देंगे तो तुरंत समझ आ मैं जाएगा। बता रहा हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको, ये फिगर दिख रहा है? हम्म। यहाँ देखिएगा, ये 95% पे ये क्लास इंटरवल है दोनों, सुनो। लेफ्ट और राइट में। रेड रेड कॉर्नर, रेड जो चालू हो रहा है, ये दिख रहा है आपको? GC1 -1.96, GC +1.96, टेल्स ये क्लास इंटरवल है। मतलब इसकी जो वैल्यू एक्स स्केल पे दी है 320.6 दी है, और इसकी वैल्यू आ रही 379.4। ये अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जो मीन है वो इस सेंटर लाइन पे होगा कहीं ना कहीं, मतलब 350 हमारा मीन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल का मीन, है ना। यहाँ दिया हुआ है सैंपल मीन, है ना, मीन ऑफ एक्स बार। जी। ठीक है, दैट इज द सैंपल मीन। तो हमारा जो पॉपुलेशन का मीन होगा ना, वो यहां से 320.6 से 379.4 के बीच में कहीं होगा। मतलब समझ में आया? हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन क्या तो होगा। हाँ, मुझे एक पूछना था आपसे, तो ये हाँ, हम अगर अब हम सैम्पलिंग करेंगे उसका, तो हमें हाँ। ऐसा ग्राफ आएगा, राइट? ऐसा हिस्टोग्राम आएगा हमारा। नहीं नहीं, ये हमें ड्रॉ करना पड़ता है कई बार समझने के लिए, बाकी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। इसकी वैल्यूज आती हैं, लोअर कंट्रोल वैल्यू और अपर कंट्रोल वैल्यू, क्रिटिकल ओके वैल्यू, ओके। है ना। क्लियर? ये वैल्यूज आती हैं। तो इस इन दोनों वैल्यू के बीच में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का मीन होगा, कहने का मतलब ये है। ओके। इज इट क्लियर? राइट। है ना। सैंपल मीन तो चलो 350 है, पॉपुलेशन मीन इस इंटरवल के बीच में होगा 320.6 से 379.4 के बीच में कहीं पॉपुलेशन मीन एग्जिस्ट करेगा, जिससे ये सैंपल लिया है उस पॉपुलेशन का मीन। डज इट मेक सेंस टू यू प्रीति जी, स्वाति जी? समझ में आया आपको? जी सर। है ना। ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये इन्फ्लुएंस। ओके, सो यहां मैं इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ रहा हूं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज टू फाइंड सम पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन को पैरामीटर को प्राप्त करने के लिए हम इसका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। मोस्टली पॉपुलेशन मीन, है ना, ज्यादातर पॉपुलेशन मीन। When you have no initial number to start with, आपको नहीं मालूम आप कहां से स्टार्ट करेंगे, so you start with the sampling activity। फिर आप क्या करेंगे, सैंपल लेंगे उस पॉपुलेशन का, got it, and find out the sample mean। उस सैंपल के मीन को निकालेंगे। Then you estimate the population mean from the sample mean using the confidence interval। अब समझ में आया? यस। तो आपका जो पॉपुलेशन मीन होगा उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के कहीं अंदर बीच में होगा। यदि उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा है, उसके बाहर कहीं है, तो वो पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है। सर एक बार हाँ बोले। तो वी आर सेइंग कि हमने एक सैंपल लिया, हमने हाँ, सैंपल का मीन निकाला, निकाला। अज्यूम किया कि ये सैंपल इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन होगा ना, उसके UCL और LCL के बीच में होगा, अपर
और लोअर और लोअर CN क्या है सर? है, क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। अच्छा, अपर लोअर एंड क्रिटिकल अपर वैल्यू और लोअर क्रिटिकल क्रिटिकल वैल्यू वैल्यू के बीच में होगा, बीच और में होगा अगर कहीं इसके पे, बीच में नहीं आता है तो इसका तो वो उस मतलब ये पॉपुलेशन को सैंपल बिलोंग नहीं करता। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव नहीं उस पॉपुलेशन ओ, का। ओ, गॉट इट। ये कभी अपन ने अनुमान लगा रहे हैं, अभी अपन ने मीन फाइंड आउट नहीं किया बट पॉपुलेशन, ये अपन ने सब खाली ये सैंपल का इन्फ्लुएंशियल मीन, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सैंपल राइट? का मीन फाइंड आउट करके हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन कहाँ होना चाहिए। तो गॉट सर इट। लेकिन हमें पॉपुलेशन का मीन कैसे मिलेगा? अभी मतलब नहीं है ना हमारे asking, पास, अभी नहीं है। I'm हाँ asking हाँ। कि जनरली ये किया जाता है जब भाई पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ। तभी हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा? अभी टेस्टिंग पे आएंगे ना। अच्छा, ओके ओके, अभी तो हम अनुमान लगा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि भाई मीन ये assumption ले इस रहे हैं। लिमिट के अंदर होगा, ये हमें पता चल रहा है पॉपुलेशन का मीन। ओके, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करते हैं, इज यूज्ड टू कंफर्म योर कंक्लूजन, है ना, अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर which you know from the EDA or your intuition। अब पॉइंट समझ में आया? आपके इंट्यूशन से या आपने ईडीए के थ्रू जो निकाला है, उसके थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग यू कैन डिटरमाइन वेदर देयर इज एनफ एविडेंस टू कंक्लूड इफ द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज ट्रू और नॉट। आपको कहीं से बताया गया या आपने इंट्यूशन निकाला कि यार ये होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था नेस्ले का, मैगी का, है ना, उसमें एक पैरामीटर था कि मैक्सिमम जो लेट कंटेंट होना चाहिए वो 250 पार्टिकल्स पर मिलियन होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ था उसका पीपीएम। जी जी, ओके, पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, तो ये एक उन्होंने दिया। हमने जो सैंपल लिए मैगी के, वो तो पॉपुलेशन पैरामीटर हो गया एक हमारे पास, जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है ना। तो नो फ्रॉम ईडीए और योर इंट्यूशन और फ्रॉम सम अदर सोर्सेज ऑल्सो, है ना, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो हमें अदर सोर्सेज से पता चल गया कि 250 ppm होना चाहिए। हमने मान लीजिए 10,000 सैंपल्स लिए, गॉट इट, और उन 10,000 सैंपल में हमने उस 10,000 सैंपल का मीन निकाला और वो आया 260। कितना आया? 260 आया। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है उसका वो कितना है, ठीक है ना, हमने सैंपल से डिटरमाइन कर लेंगे क्लास इंटरवल। यदि वो क्लास इंटरवल के अंदर आ रहा है तो हमारा जो मतलब हमारा जो 260 मीन है सैंपल का, और ये मान लो 250 गवर्नमेंट का है, 250 गवर्नमेंट का हमारे इंटरवल के अंदर ही है कहीं, तो मतलब ये इस पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहा है। गॉट इट? क्लियर हो रहा है नहीं? यस सर। तो हाँ बहुत स्वाति जी, कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से, ठीक है, मतलब मैं मेरे को बताता थोड़ा हूँ बहुत आपको, ऊपर जा मैं रहा है आता सर हूँ के। उसी सैंपल पे, ठीक है, और वहीं से आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ देखिएगा, और आगे आते हैं अपन थोड़ा सा। यहाँ देखिए, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज आर स्पेसिफाइड दैट द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ लेड इन एनी फूड प्रोडक्ट्स इज 2.5 पार्ट्स पर मिलियन, है ना, 2.5 ppm। इज इट क्लियर? Yes. So if you conduct tests on randomly chosen Maggi noodle samples from the market to see if its lead content is above the permissible amount of 2.5 ppm, what type of test this would be, है ना भाई? मैक्सिमम परमिसिबल जो लिमिट उन्होंने दी है, अमाउंट दिया है, वो 2.5 ppm है। तो हमारा मैक्सिमम मतलब इससे कम होना चाहिए मैगी का, ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस। तो इससे कम होना चाहिए, तो हमारा वन साइडेड हुआ ना, कि लोअर साइड ही होना चाहिए इसके। मतलब मान लो कि 2 होना चाहिए अपना, हाँ, 2.5 से कम होना चाहिए। 2.5 से अब कम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो आपने सैंपल लिया है
पॉपुलेशन से मैगी का, हम्म वो एक आइडियल सैंपल हो। है क्या ये? इसको नापने की तो कोई चीज नहीं है हमारे मतलब पास। उसमें अपने को उसका स्टैटिस्टिक्स गलत भी बता सकता है, क्योंकि वो आइडियल सैंपल नहीं है, उसमें 2.5 से ज्यादा भी बता हाँ, सकता है। हो सकता है 2.6 दे, हमारा सैंपल मीन 2.6 दे 2.5 की जगह। हम्म। इज इट क्लियर? यस। तो 2.6 हमारा सैंपल मीन है, तो हम 2.6 के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे क्लास इंटरवल, लोअर और अपर। किसके अकॉर्डिंग? सैंपल मीन के अकॉर्डिंग। डज इट मेक सेंस टू यू? यस। हम्म अब सैंपल मीन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे हैं 2.6 के अकॉर्डिंग, तो मान लीजिए थोड़ा सा अपर साइड जाता है 2.72 तक, वो आपका जो यूसीएल आ रहा है 2.72 पे आ रहा है। इज इट क्लियर स्वाति जी? तो ये हमने अज्यूम ही किया ना, कैलकुलेट थोड़ा ना किया है। नहीं, कैलकुलेट करेंगे बाद में, अभी मैं हम्म, आपको बता रहा हूँ अभी तो हाइपोथेटिकली, assumption अभी है। तो मान लें आप समझने हाँ के लिए। हाँ। अभी सब चीज मतलब कैलकुलेट वो करके अपर बताऊंगा तो अपर मैच हो अपर जाएगा। यूसीएल और एलसीएल के बीच में, और मतलब वो वैल्यू हम्म, आएगी। हाँ। अब मतलब लोअर साइड, क्योंकि ये लेफ्ट 2.5 से कम है, तो लेफ्ट साइड तो आपको लिमिट मिलेगी नहीं, मिलेगी क्या? वन साइडेड है ना भाई, हम्म मैक्सिमम हाँ। 2.5। हम्म हम्म तो हम्म इससे कम तो कितना भी हो सकता है ना, वो जी 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 जी। जीरो भी हो जीरो भी सकता हो है। सकता है, जीरो भी हो सकता है। इज इट क्लियर प्रीति जी? समझ में आया आपको? यस। यस सर, मैक्सिमम लिमिट गिवन है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। मिनिमम कुछ भी हो सकता है सर प्रीति जी। मेरा मेरा ये क्लियर है सर। है ना क्लियर? ठीक है। सो अब मान लीजिए आपका 2.72 आया है, आपका सैंपल मीन था 2.6, ओके, और आपका जो पॉपुलेशन मीन है वो 2.5, लेकिन तो वो यूसीएल अंडर में ही है। हुआ ना। ओके। हाँ, 2.5 मिडिल वैल्यू आ गई, और एक हाँ, 2.6 और एक 2.7। 2.6 भी यदि आप उसको पॉपुलेशन मीन को कंसीडर करते हैं, मोस्टली हम लोग हम्म। पॉपुलेशन मीन को कंसीडर करते हैं सेंटर में, हम्म। क्योंकि पॉपुलेशन को इन्फर करता है। तो मान लीजिए आप, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ये डायग्राम, एक सेकंड। ये है, हम्म ओके। हम्म ये हमारा 2.5 है, गवर्नमेंट का दिया जी हुआ। जी। तो मैक्सिमम। हम, हाँ, गवर्नमेंट का मैक्सिमम, और ये हमारा 2.72 हमारा यूसीएल आया, हम्म ओके, जो हमने कैलकुलेट किया। हम्म और हमारे जो सैंपल का मीन आया वो यहाँ आया गया 2.6। ये एक्सेप्टेबल लिमिट में है क्योंकि यूसीएल के अंदर है। हाँ, अंदर है। गॉट इट? यस। समझ हम्म में आ गया आप रियाज? इज इट क्लियर? सर ये, बट हमारा तो लिमिट 2.5 है ना, तो 2.5 2.6 आया तो गवर्नमेंट का वो दिया हुआ एक्सेप्टेबल है, कैसे है? हमारे हाँ, सैंपल गवर्नमेंट का का आया दिया हुआ 2.6। है। पर ओके। हमने इसके द्वारा जब इसको सॉर्ट आउट किया, इस लिमिट को, अपर क्रिटिकल वैल्यू को, तो वो 2.72 आई। इज इट क्लियर? सबसे मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम। इसके अंदर एक्सेप्टेबल यदि कहीं लिमिट। मीन आ रहा है हमारे सैंपल का, तो वो इस पॉपुलेशन को मतलब बिलोंग कर 2.6 रहा से है। लेके जीरो 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 से बीच में कुछ अगर हाँ, हमारा मीन आ जीरो रहा है से तो वो विच इज इसके एफिशिएंट बीच में फॉर अस। 2.72 के बीच में यदि आएगा, तो तो इस एक्सेप्टेबल। पॉपुलेशन को बिलोंग करेगा। तो 2.8 अगर बोलते हैं हाँ, तो रिजेक्ट हो 2.8 जाता। होता तो फिर वो तो बोलते कि पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं हाँ करेगा। हाँ, तो वो प्लांट बंद होता। ओके। तो फिर तो हमें को प्लांट ही हमको बंद कर दूसरा देते। पॉपुलेशन लेके ट्राई करना पड़ता। हाँ, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज आपको और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, पहले हम उसको और समझ लें, मेरे हिसाब से इट वुड बी बेटर फॉर अस।
इसको समझिए आप पहले, अभी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक पॉपुलेशन से कितने सैंपल ले सकते हैं? बहुत ले सकते हैं हम, कई कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके, बिल्कुल। है ना। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स फॉर ए गिवन साइज सैंपल सिलेक्टेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन, है ना। अभी मैं एग्जांपल के सर साथ, आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि मतलब हमारे पास एक डेटा सेट है, तो हम हम्म, सैंपल में वो चीज को इंक्लूड करें जो मैक्सिमम लेवल भी इंटरप्रेट करती है और मिनिमम लेवल भी इंटरप्रेट करती है, और थोड़े बहुत बीच के वैल्यूज भी, ऐसा हम हाँ, लेंगे सैंपल। मतलब उसकी जितनी प्रॉपर्टी है डेटा की, मैक्सिमम प्रॉपर्टी वो सैंपल रिप्रेजेंट करता हो। पर ऐसा कोई भी सैंपल नहीं हो सकता जो 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, 100% पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, ऐसा कोई भी सैंपल नहीं हो सकता। इसीलिए सर मल्टीपल सैंपल हम उठा सकते हैं ना। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज यू सैंपल 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर कॉलेज रिगार्डिंग देयर जीपीए, है ना। इफ यू ऑब्टेन मेनी डिफरेंट सैंपल्स ऑफ 50, ठीक है, यू विल कंप्यूट डिफरेंट मीन फॉर ईच सैंपल। भाई हर सैंपल का आपको अलग अलग मीन मिलेगा ना। आपके कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, आपने 50 बच्चों का सैंपल लिया, एक सैंपल एक ने लिया 50 बच्चे, दूसरे व्यक्ति ने दूसरा सैंपल लिया 50 बच्चों का, तीसरे ने तीसरा लिया, सबने अपने अपने मीन निकाले। सबके मीन एक जैसे होंगे क्या? रैंडम लिए ना सबने। रियाज समझ में आ रहा है? जी सर। किसी कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, मैंने कॉलेज के आप चारों को ही मैंने टास्क दिया, ये 1000 लोगों का डेटा है, इसमें से आप 50-50 सैंपल निकालें। तो रियाज आप अपने हिसाब से रेंडम कोई भी सैंपल लेंगे 50, राइट। प्रीति जी अलग लेंगी, स्वाति अलग लेंगी, अफसान अलग लेंगी सैंपल, और सबके मीन अलग होंगे कि नहीं होंगे? डिफरेंट हो सकते हैं ना, है ना। हाँ। तो you will compute a different mean from each sample, or we are interested in the distribution of all the potential GPA we might calculate for any given sample of 50 students. तो हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, उसके जितने भी सैंपल निकाले जा सकते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, यदि हम उन सबके मीन की बात करें तो हम उसमें एक पैटर्न देखना चाहेंगे, है ना। मैं वहां आता हूँ, अब धीरे से अभी अपन बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल यहाँ क्रिएट किया है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जितने मैक्सिमम सैंपल हम निकाल सकते हैं पॉपुलेशन से, है ना, वो सब सैंपल निकाल लेंगे, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। सो यहाँ मैंने पॉपुलेशन का साइज कितना रखा है? 4। पॉपुलेशन 4 लोगों की है यहाँ। इज इट क्लियर? बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल को, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं आए। यदि मैं ज्यादा नंबर रखूंगा तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। डज दैट मेक सेंस टू यू? रैंडम वेरिएबल एक्स इज द एज ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो इंडिविजुअल्स हैं 4 लोग ABCD, इनकी एज है ना एक्स। तो एक्स की जो वैल्यूज हैं वो 18 ईयर्स है, 20 है, 22 है, 24 है। ए की एज है 18 ईयर्स, बी की एज है 20 ईयर्स, सी की एज है 22 ईयर्स, और डी की एज है 24 ईयर्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया प्रीति जी, स्वाति जी आपको? यस सर। हाँ। अब देखिएगा, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डेवलप करते हैं। सो समरी मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यदि मैं इसका मीन निकालूं, पॉपुलेशन का मीन, क्योंकि पॉपुलेशन है ना 4 लोगों की, तो अब इस बिल्कुल, और इनका पॉपुलेशन का, मीन हो जाएगा तो 18 + 20 + 22 + 24 डिवाइडेड बाय 4, 21 मीन आएगा 4। ना पॉपुलेशन का। ऐसे ही है। और इसका यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो नीचे फार्मूला लिखा है, आप फार्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में x बार xi माइनस x बार स्क्वायर समेशन ऑफ दैट डिवाइडेड बाय n देन स्क्वायर रूट। 2.2। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ यदि मैं 18 की बात करूं तो 18 मेरे कितने हैं भाई? टोटल 4 है। 4 में से 18 कितने हैं? एक ही है ना, 1/4। एक ही। 1/4। 1/4 यानी 0.25 हुआ ना। ये 0.25 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0.2 और 0.3 के बीच में है कि नहीं है ये बार? 2.5। दूसरा भी 20 भी मेरा 0.25 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की।
हाँ, चारों की प्रोबेबिलिटी पॉइंट चारों की एक ही होगी ना सर, क्योंकि एक चारों एक ही की है एक ही। सारे इंडिविजुअल तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? यूनिफॉर्म है ना, एक जैसा है। यूनिफॉर्म। यार बेसिकली समझ में आया? मोड, मतलब इस मोड डिस्ट्रीब्यूशन तो को मैं बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म, ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया? यस। ये जी बहुत अच्छे समझेंगे अभी पे इसको बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अब मैं आता हूं डेवलपिंग ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कंसीडर ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज n इज इक्वल टू। अब मैं सैंपल साइज ले रहा हूं 2। पॉपुलेशन में से कितने का सैंपल ले रहा हूं? 2 का। पॉपुलेशन में 50%, 4 की। इज इट 50%। क्लियर? हाँ, यस। और वो रिपीटेशन अलाउड है ना? मैं एक को भी 2 बार ले सकता मतलब 18 के 2 है, 20 के हूँ। हाँ, ऐसा 18 को मतलब 2 बार भी ले सकता हूँ सैंपल में। जरूरी 18 नहीं को 2 18 बार ले कैसे लिया ले तो सकते दोबारा हैं नहीं सर? लूंगा 18 मैं। है तो एक ही। है एक ही, मैं 2 बार ले सकता हूँ उसको, मल्टीपल अच्छा, टाइम्स ले सकता हूँ। ओके इज ओके। इट क्लियर? n into n plus 1 टाइप्स कुछ ऐसा आएगा। हाँ वो आ मतलब जाएगा। सारे ऑब्जर्वेशन को आपने इंटू 2 कर दिया ऐसा। नहीं देखिएगा, मैंने ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया। पहला मैंने लिया 18 का सैंपल, फिर 20, हाँ 22, 24, यहाँ भी 18, 22, 24 सेकंड ऑब्जर्वेशन। यदि मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 18 उठाया, फिर वापस पर्ची वापस रख दी मैंने, और दोबारा से फिर मैंने उठाया तो वही पर्ची आई, तो 18 हुआ ना। हाँ फिर पहला 18 हाँ। दूसरा 20 भी हो सकता है। पहला 18 22, पहला 18 24, ऐसे 20 22 भी 18। हो मतलब सकता है, आपने सारे 24 भी हो पॉसिबिलिटीज सकता देख ये लिए पॉसिबल कि ये परम्यूटेशन दिए मैंने, जी जी जी। परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन नहीं है ये। बिल्कुल। दीज आर द परम्यूटेशन। ओके, परमुटेशन है ये। है ना, परम्यूटेशन है। तो इतने मेरे पास परम्यूटेशंस बन रहे हैं इसके। 16 पॉसिबल सैंपल सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ओके, 16 बने ना पॉसिबल मेरे पास सैंपल। अब 16 सैंपल का मैंने मीन निकाला। इसका 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 18, 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 19। जी ओके, मैंने सबके मीन निकाल लिए। ये मेरे पास 16 मीन आ गए कि नहीं आ गए रियाज? हाँ यस। आ गए आपके पास सारे। है ना, ये जितने भी सैम्पलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन थे उनके सबके मीन निकाल लिए। इसको सैंपल मीन्स मीन बोल आ रहा गई। हूं मैं। अब आगे आते हैं। ये सैंपल मीन्स है जो मैंने पीछे निकाले थे। अब मैं इनका ग्राफ फिर इसको बनाता हूँ। प्लॉट कर दिया ग्राफ में। अब मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ। नॉर्मल देखिएगा 18 वन So टाइम this है। is again a normal distribution. Yes. 1/16 प्रोबेबिलिटी हुई 18 की। तो पॉइंट समथिंग होगी, 1.1 से भी कम। ठीक है। बिल्कुल। 19 की 2/18 2/16। 21 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन का मीन 21 के आसपास होगा। हाँ 21। ये तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ये क्या बता रहा है? नॉर्मल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल बता रहा है रियाज। डिस्ट्रीब्यूशन है ये। हाँ हाँ, नॉर्मल मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसको डिवाइड करेंगे तो इक्वली उसका सबमिशन आएगा वैसा। है ना। तो कोई भी हाँ आपका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो स्क्यूड हो, हम्म, चाहे वो नॉर्मल हो, सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशंस को चाहे वो अगर एक्सपोनेंशियल हो, पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल होगा। हर एक सैंपल में। हर हर एक उसमें, मतलब सैंपल, हर ये तो पूरी पॉपुलेशन सैंपल लेना पड़ते हैं ना हमें इसमें। तो उस पॉपुलेशन को पूरी सैंपल लेना पड़ेंगे ना, तभी तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। राइट। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है सब लेना पड़ेंगे। इज इट क्लियर? तो हमेशा पॉपुलेशन के जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होते हैं वो नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इज इट क्लियर? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसको ठीक हो गया। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं सर। हाँ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन ने पीछे पेज पे लिए थे 18 18 हाँ 18 हाँ 20 हाँ वो, हाँ। और ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन है। और इन ठीक है, मीन का यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल होगा। हाँ ये हमेशा नॉर्मल आएगा, चाहे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो। कैसा भी हो। अपना यहाँ पे यूनिफॉर्म था, यहाँ नॉर्मल बता रहे कि नहीं बता रहे? जी 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 जी। तो ये बिल्कुल। क्या ना, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। आपने नाम सुना होगा या कभी हाँ। सुनने में आएगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही बताती है कि आपका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, उनके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑलवेज बी नॉर्मल। ओके जी सर, ये जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सैम्पलिंग थ्रू ऐप पे जाके इस पे वेबसाइट पे जाके करते हैं हाँ, सैंपल सैंपल साइज। कैलकुलेशन। हाँ अलग अलग। तो वहां पे ये मतलब बैकएंड पे किया रहता होगा, हाँ किया रहता है। जैसे ये आता होगा फिर सैंपल हाँ सेलेक्ट करके हमें बता देता होगा नंबर 95 कॉन्फिडेंस पे ये 99 हाँ कॉन्फिडेंस पे ये।
वो तो सब वो रहते हैं फॉर्मूले। इसी कैलकुलेशन को फॉलो करते हैं बैक एंड पे। हाँ हाँ, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी देखिए तो बहुत पुराना जो अपना सैंपल का मीन आया था वो यूनिफॉर्म था। नहीं, सैंपल का मीन नहीं, वो सैंपल हाँ वो सैंपल यूनिफॉर्म थे ना, सैंपल का हाँ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, 18 एक बार, 20 यूनिफॉर्म एक चार बार, था 22 सैंपल और एक थे बार। इसका ना, तो 4 सैंपल थे, तो 1/4 1/4 यहाँ 1/4 अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया है, सारे 1 टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाया, राइट। और वहां अपन ने मीन का ग्राफ ये बनाया है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये। हाँ, ये है सैंपल नहीं, मीन्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन। 21 ही आया है, उधर भी 21 ही नहीं आया है। नहीं नहीं नहीं, जो हाँ पिछला ये वाला आया, स्लाइड है, जो वो पिछला वाला सैंपल था। स्लाइड आया है, तो है 21। 21 आया है। हाँ, आया इसका मैं तो बताता हूँ आएगा अभी ही। आपको, इसका भी 21 आएगा। 21 ही आएगा। देखिएगा 18 वन टाइम है, 19 टू टाइम है, फिर ये मैंने जो लिखा है ना, ये फॉर ऑल, मतलब बीच में जो भी है 20 21 सबका आ गया है ना, डेज मान लें आप इसको, देन 24। अब 16 थे ना अपने पास मीन, हाँ, डिवाइड बाय हाँ, डिवाइडेड बाय 16 वी आर गेटिंग द 21। तो मतलब ये हुआ कि आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, सैम्पलिंग जितनी भी ले रहे हैं, यदि पूरी ले रहे हैं, तो उसका मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा हमेशा, कि नहीं होगा? होगा ना? जी। तो उसी पॉपुलेशन के पूरे तो ले लिया आपने, व्हाट इट, ये इक्वल होगा, पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखिए क्या है, 1.5 अलग आएगा, और पिछले का क्या था, 2 पॉइंट समथिंग कुछ था। 2.236। यहाँ डिफरेंस आएगा, अच्छा, ठीक है, व्हाट इट। तो मेरे को यूसेज भी एक बार बताइए कि मेरे को अभी आ ये रहे हैं, पर अभी आप चलिए पूरे, पहले आप जी जी अभी जी, ये भी बिल्कुल स्टेप्स। ब्लाइंडली आप मेरे साथ चलें इस स्लाइड पे, है ना, आपको पूरे कंसेप्ट, उसके बाद जो डाउट है आप पूछना, ठीक है ठीक। अभी आप तो ब्लाइंड फेथ करके चले जाओ रास्ते पे, ठीक है, ठीक आंख है पे सर, हम पट्टी आपका बांध के रास्ता चलना है करके आप, चल रहे हैं। ठीक है। अब सर, आगे आते हमने हैं, ये क्यों देखा कि स्टैंडर्ड डिवी, अच्छा आप दिखाई रहे हैं वो। अब मैं आ रहा हूं, मैं वही तो स्वाति जी बोल रहा हूँ, आप हाँ, बिल्कुल हाँ, ब्लाइंडली चलो, जी ठीक है। अब मैं पूरा क्लियर करूंगा। जी। पॉपुलेशन साइज 4n, पॉपुलेशन का मीन 21 है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.236 है, ओके। जी। ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। फिर ग्राफ मैंने सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूशन 2 है, इसका भी मीन 21 है, पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.58 है। आप इनके नोटेशन देखिएगा, वहां सिग्मा लिखा है या सिग्मा एक्स बार लिखा है, हाँ हाँ, वहां एक्स बार म्यू लिखा है या म्यू एक्स बार लिखा है। म्यू एक्स बार आपके सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जी जी जी। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखें तो नॉर्मलाइज्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है कि यदि आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को कन्वर्ट करना है, किसमें, स्टैंडर्ड एरर में। स्टैंडर्ड एरर आपके पास है सिग्मा, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, हाँ ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, नॉट द स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड हाँ डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ। और ये जो है एन इज n द स्क्वायर, सैंपल नंबर साइज। ऑफ ये पॉपुलेशन सैंपल का साइज। स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज किसका है, सैंपल का, सैंपल पॉपुलेशन का साइज नहीं है ये, हाँ। सैंपल का है। तो ये 4 आएगा सर, नहीं 2 2.26 आएगा फिर। डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 नहीं, डिवाइड फोर बाय क्यों रूट है लेंगे, ना। फोर तो पॉपुलेशन हुआ ना मैडम। देखिए अच्छा, डिफरेंट सैंपल सैंपल ऑफ तो सेम 2 साइज है। from the same Sample population will yield the different sample means. A measure of the variability in the mean from the sample to sample is given by the standard error of the mean. तो यहाँ देखिएगा, अब स्टैंडर्ड एरर की मैं बात पे आ रहा हूँ कि ये मेजर स्टैंडर्ड एरर ऑफ, क्यों निकाल रहे हैं हम? हाँ वही स्टैंडर्ड एरर का तो खेल है पूरा इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस में, स्टैंडर्ड एरर है क्या, मेरे को वही नहीं पता। वही वहीं आ रहा हूँ, वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। The measure of variability in the mean from sample to sample is given by standard error of the mean. वेरिएबिलिटी कितना वेरिएबिलिटी मीन में कितनी है हर सैंपल की is given by the standard error of mean. This assumes that sampling is with replacement or sampling is without replacement from infinite population. तो ये जो आएगा आपका सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन deviation डिवाइडेड बाय सैंपल square root of साइज, sample size. सैंपल साइज, सैंपल साइज रूट। हाँ सैंपल साइज है।
नीचे मैंने स्टेटमेंट लिखा, नोट दैट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिक्रीजेज एज द सैंपल साइज इंक्रीजेज। यदि सैंपल साइज n बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, टोटल वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? जी होगी। यहाँ यही चीज लिखी अंडर है। रूट में है ना सर, जो हाँ, चीज मैं अभी अंडर रूट कैलकुलेट भी में करके बताता हूँ आपको, कैलकुलेट भी हम्म। करें। इफ द पॉपुलेशन नॉर्मल विथ मीन म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार इज आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेबल। मैं आपको इसका भी कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ कहीं दिया होगा, नहीं तो मैं बोर्ड इधर करके बताता हूँ आपको कैलकुलेटर से। मैं कैलकुलेटर से आपको करके बताता हूँ, देखिएगा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ मैं इसको डिवाइडेड आपके बाय सामने। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके ये देखिएगा कैलकुलेटर मैंने ले लिया है, और यहाँ पर मुझे रूट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। ओके, मुझे है। जो सिग्मा है वो 2.236 है, जी 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 तो मैं लिखूंगा 2.236 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय अंडर डिवाइडेड रूट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2। ओके, इज इट क्लियर? जी हम्म 1.118। नहीं, ये और क्यों आपको सैंपल साइज हमने 3 नहीं, कर आपने पहले एक स्क्वायर सेकंड, रूट सर एक कर दिया। सेकंड। N4 नहीं होगा, N4 नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, सैंपल का साइज मैं एक चीज करता हूँ पहले, अच्छा अच्छा ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन का साइज लेना है। मैं एक काम करता हूँ, 2 का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, 1.414 आएगा। जी 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 हाँ 2 का स्क्वायर रूट क्या है, 1.414। जी जी इज इट क्लियर? ये ध्यान हाँ। रखिए अभी। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन 2.236, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज विच इज 1.14414, 414 है ना? ये इसी से होएगा ना? नहीं सर, बैक स्पेस नहीं, हो गया ना? 414 सर 414 1.414। इज इट क्लियर? जी कितना है 1.5 1.58 ये? कितना है? 1.58। 1.5 तो हम ये क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं क्या इससे? एक मिनट हाँ। कि हमारा सैंपल का मींस डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है क्या नहीं है, हाँ मतलब जो सैंपल साइज करेक्ट है क्या नहीं है। ओके हाँ, कितना वेरिएबिलिटी है उसमें, ठीक है? So standard error is equal to the standard deviation of the mean ऑफ स्क्वायर सैंपल थ्रू द मीन ऑफ सैंपल। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के, एक सैंपल का नहीं, पूरे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.58। जितने भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने जितने भी सैंपल लिए हैं, एक सिंगल सैंपल का नहीं है, रियाज ध्यान रखिएगा। ये सिग्मा एक्स बार इज नॉट फॉर द सिंगल सैंपल, हाँ राइट। it is the sample, the सिग्मा एक्स whatever बार the तो सारे combination का of the है ना नॉट सर, द टोटल सैंपल। is it टोटल clear? सैंपल मल्टीपल जो सैंपल लिए हैं, ठीक हो गया। आप समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। हाँ तो यही को हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ना कि पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को, और ना ही एक सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को। इज इट क्लियर? यस सर। एक स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास सैंपल का होगा, एक स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास पॉपुलेशन का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है 2.236, और एक सिंगल सैंपल का, जैसे अपन कुछ भी ले लो, कोई सैंपल 1820 ले लिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे कुछ हो रहा है, एक सिंगल सैंपल का। व्हाट इट? इज इट क्लियर? यस है ना? यस सर। स्टैंडर्ड एरर का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? क्या होता है स्टैंडर्ड एरर, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझ में आ गया। है ना? अब देखिएगा, मैं उसके डेफिनेशन पे आता हूँ वापिस, अभी क्लियर होगा। measure of variability देखिए, मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द मीन फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, मतलब जितने सैंपल हम ले सकते हैं पॉपुलेशन से, जितने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इज इट क्लियर? यस इज गिवन बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। वेरिएबिलिटी का मतलब वही हुआ ना, डिस्पर्सन, है ना? मतलब वो एक नॉर्मल एक वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरी वैल्यू से कितनी की डिफरेंट है वैसा। हाँ, मतलब
हम हर कितने भी सैंपल, सैंपल ले ले उसका एक ही आएगा, मतलब ऐसा एक ही एरर ऑफ मीन आएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। हाँ क्योंकि अपन ने पूरे सैंपल लिए, 16 लिए थे, है ना। 16 सैंपल का अपन ने जो उसका मीन निकाला था, 16 सैंपल लेकर के उनके मीन निकाले थे, उसका मीन कितना आया था? 21 आया था, सभी डिस्ट्रीब्यूशन का मिला के। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 21 मैं आया था, इसकी दोनों बात का कर भी। रहा हूँ, मैं इस वाले मीन की बात कर रहा हूँ। 21 आया था, हाँ 18 प्लस 19 प्लस 19 प्लस सो ऑन अप टू 24, 21 आया था। इस 21 से मैंने जब स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड एरर है बेसिकली, है ना, इसको जब कैलकुलेट किया तो 18 माइनस 21 होगा पहले। ये 18 में से 21 जो मीन है वो माइनस किया, उसका स्क्वायर, प्लस 19 माइनस 21 स्क्वायर, प्लस 20 बराबर। माइनस 21 स्क्वायर, प्लस 20 माइनस 21 प्लस 20 माइनस 21, ऐसे करके आएगा ना। इज इट क्लियर? गॉट इट। इज इट क्लियर ना? तो ये इसका जो हर एक, जो इतने भी सैंपल लिए थे हमने, उस सैंपल की मीन से और जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमने निकाला था, ये जो निकाला ऊपर, इस वाले मीन का डेविएशन देखा। गॉट इट? 18 भी मीन है पर वो एक सैंपल का है, 19 मीन है वो दूसरे सैंपल का है, फिर दूसरा 19 मीन है वो तीसरे सैंपल का। देखिएगा, दिख रहा हाँ है ना? हमने मीन ही तो सारे सैंपल्स का लिया था ना हाँ शायद ये अभी, मीन लिया, इस मीन का सेकंड भी मीन ऑब्जर्वेशन लिया, में। इस मीन का भी मीन लिया, वो ये है ऊपर वाला म्यू एक्स बार। अच्छा मीन का भी यस मीन ले लिया है। मीन का भी मीन लिया, ये 21 है। गॉट इट? बट वो हमने तो उसके लिए लिया है ना, क्योंकि हम एरर ऑफ स्टैंडर्ड एरर के एरर लिए, ऑफ वही वही उसी के लिए, लिए फाइंड वो कर मैं सके। उसी चीज को तो क्लियर कर रहा हूँ। तो जब मीन का मीन लिया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा, ये जो मीन है ये हमारे लिए एक्स हो गए कि नहीं? यहाँ पे 18 19 यस 19 ये सब एक्स कहलाएंगे जब कैलकुलेट करेंगे तो। मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, यही होता है ना, एंड ऐसे ही है बिल्कुल। यही फॉर्मूला होता है ना। तो उस फॉर्मूले में 18 माइनस 21 होल स्क्वायर प्लस 19 माइनस 21 होल स्क्वायर प्लस एक और बार 19 है, 19 माइनस 21 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 21 होल स्क्वायर, 3 बार है तो 3 बार होगा। फिर 21 माइनस 21 होल स्क्वायर 4 बार है तो 4 बार होगा। फिर 22 माइनस 21 होल स्क्वायर 3 बार होगा। 23 माइनस 21 होल स्क्वायर 2 बार होगा। 24 माइनस 21 होल स्क्वायर 1 बार होगा। इज इट क्लियर? एक बार ठीक है। रियाज समझ में यस आया? जी सर। नहीं आया तो पूछो बेझिझक। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका प्रैक्टिकल यूज जब नहीं देखेंगे ना तभी रिकॉल होगा, मतलब ये। नहीं, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये हाँ बताओ आप। बाकी तो ठीक है अपनी जगह। मैं इधर एक बार और इसको नींव लेता हूँ। सिंपली सर पहले नॉर्मल मीन लेनी है, फिर उसका मीन लेना है देखो और अपन ने स्टैंडर्ड जो मीन लिए डेविएशन हैं फाइंड ना, करनी है। वो मीन यहाँ लिख रहा हूँ मैं। हम्म। ये एक्स बार अपन ने लिए हैं बहुत सारे, ठीक है। ये 18 है, यस ये फिर 19 है, फिर 19 है, फिर 20 है, 20 20, फिर 21 21 21 21, फिर 22 22 22, ऐसे करके और भी नीचे है ना, 24 तक गए। बिल्कुल। इनका मीन निकाला मेरा, तो इस मीन का मीन जो आया म्यू एक्स बार, वो कितना आया? 21 आया कि नहीं आया? हम्म रियाज समझ में आया? इन सब जी का सर। मीन निकाला तो कितना आया था? 21 आया ना। हम्म। स्वाति जी, रियाज रियाज बोलता नहीं है यार। जी हाँ सर या जी, ना? आया ना है ना? बराबर। अब मैं क्या करूंगा, एक्स आई माइनस, मैं यहाँ इसी की लैंग्वेज से लिखता हूँ, एक्स बार आई है ना ये, ओके, माइनस म्यू एक्स बार। इज इट क्लियर? बिल्कुल। तो 18 माइनस 21, 21 19 माइनस 21, ऐसा होगा। फिर मैं इसके लूंगा यस स्क्वायर, 19 माइनस, है ना। तो तो ये यह कितना आया? बेसिकली तो बता रहे हो नेगेटिव कि जो है वो पॉजिटिव हो -3 जाएगा। -2, और इसके, ये इसकी वैल्यू ये आई, है ना, और इसका मैंने हाँ फिर स्क्वायर ले बिल्कुल, लिया, केयर है ना। ले लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस नेगेटिव। म्यू एक्स बार का स्क्वायर, तो -3 का क्या हो जाएगा? 9, -2 का हो जाएगा 4। 9 इज इट 4 क्लियर? यस स्क्वायर रूट ले आओ। और मेरा फॉर्मूला क्या है? Square सिग्मा इज इक्वल टू
x1 माइनस x बार हाँ वो वाला, सॉरी वो वाला x1 माइनस x बार स्क्वायर xi माइनस प्लस अपनी म्यू x1 एक्स माइनस बार स्क्वायर x बार हाँ स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर रूट, n ये है। स्क्वायर रूट इससे मुझे ये पता चलेगा और ये आएगा मेरा 2.36 ना, यही आया ना? 1.38 नहीं नहीं, ये वाला 1.58 ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन वाली की। 1.56 नहीं पॉपुलेशन नहीं आया अभी, एक सेकेंड। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? 1.58 आया, सॉरी 1.58 आया, करेक्ट। तो ये कितना आया? 1.58। इज इट क्लियर? Yes. ये वेरिएबिलिटी बता रहा है, यही हमारी स्टैंडर्ड एरर है ना भाई, हाँ Yes. डिस्ट्रीब्यूशन सही के है। में डिफरेंट दूसरे डिफरेंट सैंपल हो का सकता है कितनी क्या चेंज है? स्टैंडर्ड एरर और हमारा कभी हाँ। नहीं होगा, कोई भी सैंपल में नहीं डिफरेंट नहीं 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 नहीं, होगा। सैंपल का अलग होगा, ये अलग होगा। नहीं मतलब सैंपल का yes. सैंपल का मीन हम लोग ने कैलकुलेट किया, हाँ, ये सब हाँ। निकाला, तो उससे डिफरेंट होगा कि नहीं होगा हर एक सैंपल का? हाँ डिफरेंट होगा ना, नहीं हर नहीं सैंपल आप का अलग होगा। समझ जैसे The 18 और standard error देखो सेम होगा, मैं स्टैंडर्ड 18 और 19 वाला ले लेता हूँ खाली, है ना? ये सैंपल साइज है ना 2 का, गॉट इट? 2 की सैंपल साइज है ना। 18 19 का हाँ सम कितना हुआ? 18 19 का सम कितना हुआ? 37. 37 37 ये मीन था, है ना? अब इन दोनों का मीन निकाल रहा हूं। ये सैंपल मैंने लिया, हाँ इसका यदि 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 16.5 16.5। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 18 माइनस 16.5 और 19 माइनस 16.5। 16.5 क्यों हाँ। आएगा? ज्यादा आएगा ना मैडम, देखिए आप 18.5 आएगा। 18.5 सॉरी 18.5 तो ये कितना आया? माइनस minus 0.5 0.5 and और प्लस 0.5 0.5, 0.5 तो ये तो 0 हो गया। अभी इसको हम पर हम इसके स्क्वायर लेंगे ना, क्या लेते हाँ हैं? हम तो इसका डेविएशन के स्क्वायर लेते हैं, तो 0.25। ओके, और ये भी 0.25, तो कितना आएगा समेशन? 0.50। ओके, इसका स्क्वायर हाँ डिवाइड बाय 2 अब डिवाइडेड बाय 2 है ना, 0.25 0.50 डिवाइडेड बाय 2, देन स्क्वायर रूट, 0.25 तो कितना हो जाएगा ये? स्क्वायर रूट 0.25 इसका है स्क्वायर ना, रूट इसका स्क्वायर रूट, तो 0.05। 0.05 ये स्टैंडर्ड Error. डेविएशन हुआ ये स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ ना। एक सैंपल का, 18 19 वाला जो लिया था। हाँ अच्छा, और ये हमारा स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है? 1.58 1.5 इज इट क्लियर? नहीं सर, मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा था, जहां हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सेम सैंपल दोनों में लिया है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू अलग हो सकती है क्या कभी? रियाज, स्टैंडर्ड एरर पूरे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है, वो अलग चीज है ना? दोनों की कहानी ही अलग है। हाँ, और स्टैंडर्ड कहानी अलग है। डेविएशन एक सिंगल सैंपल का लिया हुआ है। हाँ, कहानी अलग है से यहाँ पर ने 2 के सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, कितना आया? 0.05 आया। 1.05 और स्टैंडर्ड एरर कितना और आ रहा है कड़ी अपना? चावल जैसा है रियाज। 1.58 आ रहा है। इज इट क्लियर? ओके, गॉट इट? जी Yes, sir. है ना? अब यदि हम इससे स्टैंडर्ड एरर निकालना चाहें सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से, किससे ये मुझे स्टैंडर्ड मालूम डेविएशन नहीं है। सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया 0.05 0.05 से, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, इससे हाँ। क्या निकलना चाहे? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर पूरे डेटा सेट का, सैंपल का। हाँ, स्टैंडर्ड एरर तो सैंपल वो को निकला पॉपुलेशन डेटा के सेट हिसाब से ही से निकलता है निकलता ना है। हमेशा, पॉपुलेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही को शो करता है ना वो, हाँ, तो तो उसके हम लिए जो फार्मूला है, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से यूनिवर्सल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर निकालना चाह रहे हैं। हाँ,
हम Okay. स्टैंडर्ड एरर निकाल, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, ओ CL स्टैंडर्ड तो एरर CL सैम्पलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का। LCL नहीं एक मिनट से हम सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से सैम्पलिंग स्टैंडर्ड एरर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जिसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, वो निकालना चाह रहे वो हैं। निकालना चाह रहे हैं हम। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना चाह रहे हैं, वो तो नहीं 2.236 था। हाँ स्टैंडर्ड एरर निकालना चाह रहे हैं, हाँ, समझ गए। स्टैंडर्ड एरर निकालना चाह रहे हैं। और स्टैंडर्ड एरर हमेशा पॉपुलेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। हाँ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का होता है। हाँ मीन से। हाँ ठीक है हाँ ना, वो क्लियर? हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ यस सर। यस सर। मैं जरा इसके साइज बढ़ा लूं थोड़ा सा। सर ये आप पेन जैसा एकदम लिखते हैं, मतलब पेन है आपके पास या लिखते हैं ये आजकल? है, एक टेबलेट है मेरे पास। आ, मैं आपको बताता हूँ, ये दिख रहा है आपको टेबलेट? दिखा? हम्म। हाँ सर। और ये इसका पेन है इलेक्ट्रॉनिक। हम्म। तो ग्राफिकल टैबलेट होता है, इस पे यदि मैं लिखता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ ये सिलेक्ट कर लिया ब्रश, और अब मैं हम्म। देखिएगा होरिजोनल ड्रॉ लाइन। सर आप तो टेक्नो से भी बहुत है। ये मैंने जब लिया था आईबॉल का, उस टाइम ये था, ज्यादा महंगा नहीं था, 5000 के अंदर था। और अच्छा। कोविड के टाइम में हम्म। ये टेबलेट बिका है 1.5 लाख रुपए का ओहो। ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, डिमांड हम्म इतनी हो गई थी, प्रोडक्शन ही नहीं था मार्केट में, अवेलेबल ही नहीं था ना, सप्लाई नहीं थी। हम्म। अमेजोन पे 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत थी एक टेबलेट की, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहा था। हम्म, सही। बिल्कुल। और कोविड के टाइम पे तो सर सब कुछ हाँ, ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था ना। तो उस टाइम में देखा, कीमत में पागल हो गया, मेरे पास एक दो और होते तो मैं बेच मारता उस टाइम। सर मैंने परव्यू ऑफ डेटा हम्म साइंस प्री बुक कर लिया। अरे वाह, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। स्वाति जी, आप भी कर लीजिए। मेरा जी तो सर मुझे अकाउंट ही नहीं करना है। बना सर। मैंने कल इतनी दफा ट्राई हैं? किया, मल्टीपल चलिए, टाइम आपको तो भेज अमेजोन पे, देंगे मेरा हम, अकाउंट ही नहीं डोंट बन वरी रहा है। डोंट वरी, भेज देंगे हम आपको, हम्म मैं भेज दूंगा आपको। ठीक तो हो गया सर। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब मैं इस चीज पे आता हूँ, अपने उस पॉइंट पे। देखिएगा, ये आज ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ डिटेल में लिख रहा हूँ। मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ पहले, क्योंकि बहुत आराम से समझने वाली चीज है ये। एक तो मैंने मीन ऑफ पॉपुलेशन निकाला था, है ना? बिल्कुल। जो कि आया था 21, है ना? एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन निकाला था, जो कि आया था 2 पॉइंट, यदि हम देखें उसको तो कहाँ गया, इसी में है। मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ मिलेगा 2.236। ओके, ये आया था। इज इट क्लियर? राइट। सेकंड मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन बट 21 है ये। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया, हम जितने भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सैंपल के, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, उनका जो मीन था, वो भी ठीक है, 21 था। मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। एसडी इसलिए नहीं रख रहा हूँ, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज कर लिया मैंने, ठीक है। और एसडी ऑफ सैम्पलिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। समझिएगा, 1.58। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको? हम्म। इसी को हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर? अब हमने एक सैंपल लिया था लास्ट में रियाज के कहने पे, 18 और है ना, 19 वाला उसमें 18 और 19 था, 19 था। जिसका मीन आया था 18.5 18.5। 18.5। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया 0.05 था 0.05, है ना, यही था। जी 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 इज इट क्लियर? जी अब ये मेरे पास, मान लो अभी हमने जो निकाला था स्टैंडर्ड एरर, वो निकाला था पॉपुलेशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रूट n, यही फॉर्मूला यूज किया था हमने।
हाँ जी। है ना? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन कितना था? 2.236 डिवाइडेड बाय रूट एन यानी रूट 2 हम्म, विच वाज 1.58 आया। 1.414। नहीं, ये तो 1.141 तो ये वैल्यू थी ना, उससे जब हाँ डिवाइड ये किया तो 1.5 1.58 आया था। ठीक है। हाँ मतलब हमने इसको यहां रखा और सैंपल का जो साइज है वो हाँ। नीचे रखा, हम्म, ठीक है ना? तो इसने स्टैंडर्ड वेरिएबिलिटी कितनी होगी ये बता दिया, 1.58 की वेरिएबिलिटी आएगी जी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमने इतना है। ऊपर भी लिखा ही है, हमने सेकंड वाले कॉलम में लिखा है स्टैंडर्ड एरर 1.58 है। अब कई बार क्या होता है, हमको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होता है, हम्म, तब हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं और उसको रूट एन कर देंगे। 0.05 सर। 0.05 है ना? हाँ, हम्म, एक सेकंड में करके देखता हूँ हम्म, एक बार, नहीं तो और कैलकुलेट करना पड़ेगा, हो सकता है अपने गलत तो कैलकुलेट नहीं कर लिया। नहीं नहीं, क्या अभी तक तो कैलकुलेशन सही है सर। कितना आ रहा है? 0.035। 0.035 0.035। 0.0। हम्म, इसमें और इसमें अंतर है, बहुत ज्यादा। इसको भी स्टैंडर्ड एरर कहते हैं ये तो स्टैंडर्ड एरर नहीं होना सर। पर ये नहीं है, हम्म, है ना? नहीं। ये तो इतनी ही वेरिएबिलिटी शो कर रहा है, बहुत ही कम वेरिएबिलिटी शो कर रहा है ये हाँ वाला सैंपल, हाँ है ना? तो हाँ। कम वेरिएबिलिटी शो कर रहा है, मतलब उस पॉपुलेशन की कम प्रॉपर्टी को कैप्चर कर पा रिप्रेजेंट रहा है। कर रहा है। इज इट क्लियर? यस बहुत कम है ना? इज इट क्लियर? क्योंकि आपका जो मीन है, आप क्या करेंगे, मीन से इसका जो सैंपल का मीन है ना, इससे इसको आप इससे कंपेयर करके देखिए, बहुत ही कम आ रहा है। हाँ, यदि इसका कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे 0 आएगा। इन दोनों का, तो बहुत ही कम आए, हम्म, मतलब कम इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा। हाँ ये बताया था चीज मैंने आपको। हाँ हाँ। तो वहां तो अपन को ये पता चल रहा है कि ये सैंपल कम इंफॉर्मेशन, ये वेरिएबल जो है कम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, यदि हम ये खाली एसडी और सैंपल मीन, कम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। है ना? पर यदि हम स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो ये स्टैंडर्ड एरर जब निकाला है तो 0.035 है। हम्म, जब हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस एसडी को 0.05 को इसी के मीन से डिवाइड करेंगे। गॉट इट? यस ये कॉफिशिएंट कहलाएगा जी ऑफ एसडी। जी तो ये जो है ये वैल्यू बताएगी हमें कि कितनी इंफॉर्मेशन दे पा रहा है ना? यदि हम इसको कैलकुलेट करें 0.05 को, एक सेकेंड, चलो हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं आपके लिए, रुके हैं आप हाँ आप बात लोग कर दें, कोई बताएं। एक कर दें। 0.05 को 0.05 डिवाइडेड बाय 18.5। 05 डिवाइडेड बाय 18.5 0.4 टाइम्स 0.277, मतलब बिल्कुल भी नहीं। 0.4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 0। हाँ, मतलब बहुत ही कम इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पा रहा है कोई भी खुद इंफॉर्मेशन। इंडिविजुअल लेवल पे। हाँ डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से बता रहा हूं मैं अभी। हाँ अभी इन्फ्रेंशियल वाला तो नीचे बताएगा स्टैंडर्ड एरर, हाँ। अंतर समझिएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये तो अगर खाली ये वेरिएबल होता, हाँ अगर ये वेरिएबल या वेक्टर होता या वेरिएबल होता बेसिकली, तो हाँ, ये वेरिएबल हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा हाँ है जी वेरिएबल के हिसाब से। जी। पर यदि स्टैंडर्ड एरर की बात करूं तो यहाँ ये अलग बात बताता है, ये बताता है कि कितनी प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है पॉपुलेशन की। सैंपल को कितना रिप्रेजेंट कर पा रहा है, पॉपुलेशन को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है सॉरी सैंपल, ये बताएं। पॉपुलेशन को कितना रिप्रेजेंट। लेकिन सर इज इट क्लियर? ये हम ये बता पा रहे हैं कि ये पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड एरर से बहुत दूर है। हाँ,
खाली सैंपल को देखकर तो हम ये नहीं बता पाएंगे, हमें क्या पता पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर कहाँ है। व्हाट इफ हाँ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर इज 0.04? हाँ, तो हम इसमें भी क्या करते हैं कि बहुत 0.035 है और हमारा मीन कितना है, 18.5। तो इससे तो बहुत ही दूर है। हाँ, तो जब ये इससे बहुत दूर है तो नेचुरली ये पॉपुलेशन को पूरे तरीके मतलब उसके बहुत कम पैरामीटर को कैप्चर कर पा रहा है या कन्वे कर पा रहा है। ठीक है, अगर सैंपल का स्टैंडर्ड एरर सैंपल के ही मीन से बहुत दूर है, हाँ हाँ, तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बहुत कम मतलब बहुत कम प्रॉपर्टीज हमें वो कर पा रहा है, मतलब वो कैप्चर कर पा रहा है। यहाँ कैप्चर की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन नहीं, कैप्चर। प्रॉपर्टीज को, पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को बहुत कम रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सैंपल। मिनिमम, बिल्कुल। इज इट क्लियर? यदि यहीं Yes. पे मैं सैंपल लेता तो इसका कितना होगा सम? 33 नहीं 43 43, डिवाइडेड बाय 2। 21.2, 21.5। इज इट क्लियर? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा Yes. सर, स्टैंडर्ड एरर से वो भी बहुत दूर है। ये भी दूर है क्योंकि मैंने पास का नंबर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ एक 18 और एक लेता हूँ 24। अब देखिएगा क्या होगा, 18 प्लस 24 कितना होगा? 42, तो 2 3 21, 42 डिवाइडेड बाय 2 21। 21। अब देखिएगा क्या खेल होता है। तो 18 माइनस 21 और 24 माइनस 21, ये कितना हुआ? 3। -3। ये भी 3, ये एक -3 एक +3 पर स्क्वायर लेंगे यदि इसका तो 9 और 9 है ना 18। तो 18 डिवाइडेड बाय 2, नहीं स्क्वायर रूट थोड़ी, ये तो अभी अपन इसका वो देख रहे हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इट इज 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 3 +-3। है ना, ये हुआ ना? ये अभी अपन ने सैंपल का निकाला 3 +-3। है ना। अब सैंपल का 3 आया तो इसको यदि स्टैंडर्ड एरर में बदलूंगा तो क्या करूंगा? √9, √2। हाँ, √2 1. अब करें 3.1414 करें, करिए 3 / 1.414, 2.12। अब करीब आया। मतलब कंपैरेटिवली करीब आया, ऐसे तो अभी भी दूर है, लेकिन अभी भी दूर है। करीब है। हाँ, तो आप देखिएगा ये जो सैंपल है उसकी अपेक्षा 0.035 से थोड़ा ज्यादा प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है, पॉपुलेशन। क्योंकि इसका मीन से डिस्टेंस कम है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड एरर, इसलिए मैं इस टॉपिक पे आया, अलग से स्लाइड बनाया है मैं इसका। सर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्फ्रेंशियल एनालिसिस पूरी स्टैंडर्ड एरर पे ही बेस्ड है मैडम। आगे अपन देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब भी फॉर्मूला आएंगे नीचे स्टैंडर्ड एरर से ही डिवाइड होता है ना। तो सर ये जो हम लोग मतलब कंप्यूटर पे करते हैं SPSS, तो ये सब अपने आप ही कर लेता है? अपने आप कर लेता है, पर अपन को कंसेप्ट तो मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो जरूरी है जानना, क्योंकि आपको यदि पूछ लिया साहब ये कितना पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रॉपर्टी को, आप क्या बोलोगे? बोलेंगे हमको पता वो तो ही स्टैंडर्ड एरर से ही डिसाइड होगा ना, है। बिल्कुल। इज इट क्लियर? सही बात है। तो ये अपन ने देखा, Yes. तो सर ये R में भी निकल जाता है? सब हो जाता है, सब में स्टैंडर्ड एरर आ जाता है, पूरा दे देता है। सर अब एप्लीकेशन समझा दो, ये क्या कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सब, अपन को इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है।
बाद में मैं फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं आगे बताऊंगा इसको, है ना, आगे की स्लाइड अपन आगे देखें, मैं जब इसलिए आप पार्ट में यूसेज बताएंगे ना तब शायद हम लोग तब और क्लैरिफाई क्लियर होगा। करेंगे इसलिए उसको। मैंने आज रिवाइज किया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन था, रियाज को भी था, तो मैं समझ गया कंफ्यूजन तो है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आज, क्योंकि हर लेक्चर मेरा रैंडम होता है, कोई पहले से तो तैयारी होती नहीं है ना, नहीं हर हाँ सर, सेशन, आज ज्यादा मतलब क्लियरली ज्यादा समझ में हाँ आया हर आज सेशन डिफरेंट कंपैरेटिवली रहता है, 2 लेक्चर। सामने से जैसा रिस्पांस आ रहा होता है उस हिसाब से सेशन बनता चला जाता है। असल में सर एक चीज दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड है ना, तो वो इसलिए फिर कंफ्यूजन हो जाती है। अब हम आते हैं हम्म वापस से इसी स्लाइड पे। हम्म ये तो अपन ने ऐसे ही देख है। लिया था 2.5 ppm वाला, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। अब क्या होता है कि हाइपोथेसिस जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक नल हाइपोथेसिस और दूसरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं और एग्जॉस्टिव होती हैं। जैसे एक कॉइन है, कॉइन को हम टॉस करें, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, टेल आएगा तो हेड नहीं होगा और हेड आएगा तो टेल नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यदि नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होती है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। लाइए बिल्कुल, यदि नल दोनों में से कोई हाइपोथेसिस, एक। हाँ, यदि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। ऐसे ही है। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस का, ठीक है। हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट होता है, और जो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होता है वो द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है यथा स्थिति, है ना, जैसा है वैसा। बिल्कुल तो जैसा है देश वैसा का मतलब हुआ कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, हाँ जी। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ये भी हो सकता है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं। हम्म नो सिग्निफिकेंट रिलेशन, ये भी हो सकता है, मतलब अलग अलग हिसाब से स्टेटमेंट इसका चेंज मतलब होते हो हैं। गया कि मतलब जो स्टेटमेंट बोला गया है उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ नहीं है, वो जैसे कि स्टेटमेंट सत्य पाया जा रहा है। हाँ, तो स्टेटस को बोलते हैं हम इसको, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इज इट क्लियर? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, ये हो गया नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्योंकि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इज इट क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नल हाइपोथेसिस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। और पॉपुलेशन में अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्योंकि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस हाँ भाई, सब लोगों को समझ में आया? रियाज समझ में आया? सर, मैंने तो हाँ ये सर। किया है लेकिन समझ में अब आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना स्टेटमेंट कैसे बनेगा, है ना। तो ये तो एक मैंने सिंपल आपको बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट ऐसे बनता है ये बताया, या इफेक्ट के लिए बनाया था। देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ रेन ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? There is no significant effect of rain on crop production. ये null hypothesis. There is significant effect of rain on crop production. ये अल्टरनेट हो गई इफेक्ट पे। ओके, स्लाइड चेंज हुई है क्या? नहीं, जो नल हाइपोथेसिस ही दिख रहा है। हाँ यही नल हाइपोथेसिस वाला ही है ना, अभी यही बता रहा हूँ मैं, यही बता रहा हूँ मैं। स्टेटमेंट तो मन से, ये एग्जांपल तो मन से दे रहा हूँ मैडम, ओह अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ये है। मन से दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब हम्म, रिलेशन वाला, देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशन between age and income of an individual. There is significant relation between age and income of an individual.
ये तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हुई। नहीं, हाँ सॉरी, हाँ, देयर इज नो सिग्निफिकेंट, नल के लिए देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन एज एंड इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, ये नल हो गई, नो सिग्निफिकेंट रिलेशन। फिर अल्टरनेट, देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन एज एंड इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इज इट क्लियर? तीनों समझ में आ गया? अपन सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करते हैं, अपन सिग्निफिकेंट इफेक्ट की बात करते हैं, अपन सिग्निफिकेंट रिलेशन की बात करते अच्छा, हैं। ओके, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सिग्निफिकेंट इफेक्ट हाँ, और सिग्निफिकेंट रिलेशन, रिलेशन। अच्छा ठीक है। तो सर ये तीनों सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब ये Significant. तीनों क्या 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 इफेक्ट है। चीजें हुई? जैसे एक इम्पैक्ट हुआ, एक एक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ए और बी दो सेक्शन है 10th क्लास के। ए क्लास के बच्चों के मीन मार्क्स और बी क्लास के बच्चों के मीन मार्क्स अलग अलग होंगे। हाँ सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स ए सेक्शन के और बी हाँ सेक्शन के डिफरेंट होंगे, अपन मान ले। हाँ तो क्या उनके एवरेज मार्क्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? यही चेक करेंगे ना, बिल्कुल, कितना हम्म, डिफरेंस आ रहा है उनमें। है ना? यदि वो डिफरेंस है तो सिग्निफिकेंट है। यदि सिग्निफिकेंट होगा तो हम देखेंगे कि जिनके मीन मार्क्स कम है वहां क्या दिक्कत है, कॉज ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं हम यहाँ इन्फ्रेंशियल में। बिल्कुल। हम्म, जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा तभी तो कारण ढूंढेंगे। सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा तो कहाँ का ढूंढूंगा? हवा में ढूंढेंगे क्या? हम्म, है? हम्म, इज इट क्लियर? हाँ स्वाति, हाँ जी, क्लियर हुआ? भाई, ए सेक्शन के बच्चों के एवरेज मार्क्स और बी सेक्शन के बच्चों के एवरेज मार्क्स बिल्कुल। हमने डिफरेंट दोनों होंगे। के लिए किसी एग्जाम के, और हमने देखा कि उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। हाँ, मान लो वहां कोई जब फलाना, डिफरेंस होगा तब हम पता करेंगे कि भाई इसका ज्यादा क्यों है या हाँ, इसका कम क्यों है। ठीक है। या टीचर अलग हो हम्म सकते हैं। हम्म मेरे पास एक केस आया था, हम्म, एक स्कूल का, वेदांता इंटरनेशनल। जी तो वहां क्या हुआ कि 10th का जब बोर्ड फिर से मैंडेटरी किया उन्होंने, हम्म सीबीएसई बीच में हम्म, हटा दिया था। जी जी जी, तो उस साल सब स्कूल वाले घबराए हुए थे, अब तो बोर्ड एग्जाम है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, नहीं तो लोग प्रमोट हो रहे थे, है ना? ऐसे ही है। जब बोर्ड हटा दिया था तो ऑप्शनल था, तो कोई भी स्कूल बोर्ड लेता ही नहीं था। ऑप्शनल में भैया हम तो इंटरनल एग्जाम लेंगे। तो उसमें क्या हो रहा था, बच्चे कोचिंग भी नहीं जा रहे थे, पेरेंट्स भी अपना पैसा बचा रहे थे कि भाई काहे को हम 1000 रुपए दें ट्यूशन के महीने के। डज इट मेक सेंस टू यू? हम्म तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, उन्हें मालूम प्रमोट तो 11th में तो पहुंच ही जाएंगे हम। पर उस साल ये मैंडेटरी किया, तब मेरे पास स्कूल से कॉल आया कि सर हमें थोड़ा सा एनालिसिस करवाना है। आई वेंट ओवर दिया कि सर वो हमारे 2 सेक्शन हैं और उसमें बी सेक्शन में बच्चों के मार्क्स बहुत ही कम हो रहे हैं मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट में ठीक है। मैंने कहा टीचर के लिए, सेम टीचर पढ़ा रहा है दोनों में। मैंने कहा ठीक है। मैंने डेटा लिया उनका, 9th क्लास का भी डेटा लिया उन बच्चों का, 10th का भी डेटा लिया, दोनों सेक्शन का, सब्जेक्ट वाइज सब। मैंने उन बच्चों का 9th में परफॉर्मेंस और 10th में परफॉर्मेंस चेक किया कि फिजिक्स के मीन मार्क्स बच्चों के 9 सेक्शन के, और जब वो 10th में गए तो 10th में फिजिक्स के मीन मार्क्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। गॉट माय पॉइंट? आप देखिए प्रैक्टिकल यूज इसका। फिजिक्स में आपने चेक किया? पहले फिजिक्स अब में किया, मतलब ऐसे हर सब्जेक्ट में किया मैंने। हाँ हाँ समझ गई। सब्जेक्ट सेम लिया, ईयर डिफरेंट सब्जेक्ट लिए, सेम लिया, 9th और 10th ईयर लिया। डिफरेंस ठीक लिए, है। उन्हीं बच्चों के, सेम बच्चों के। इज इट क्लियर? अच्छा। जी यस। तो मुझे फिजिक्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला, मुझे बाकी मतलब जो साइंस था उसमें नहीं मिला, मुझे सोशल साइंस में नहीं मिला, मुझे मैथ्स हिंदी में मिला नहीं मिला, मुझे इंग्लिश, खाली मैथ्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला। जी। एक तो ये चीज हो गई कि यार बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में आईक्यू ठीक है। फिर मैंने ए और बी सेक्शन के 10th का खाली, हम्म हम्म कि उनके फिजिक्स में डिफरेंस है क्या सिग्निफिकेंट, हम्म मैथ्स में है,
तो वहां भी मतलब दूसरे सब्जेक्ट में नहीं मिला, मैथ्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला। अब कारण समझ में नहीं आ रहा भाई, बच्चों का आईक्यू लेवल सही है, इसका मतलब दूसरे सब्जेक्ट में सेम आ रहा है, और पिछले साल उनके मैथ्स के अच्छे मार्क्स थे, तो मैथ्स में भी मतलब ऐसा नहीं कि मैथ्स फोबिया रहा बच्चों को। व्हाट इट, मैथ्स का मैंने 9th का भी दोनों का कंपेयर किया, तो वहां भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, 9th में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था मैथ्स में, बच्चे वही हैं, एक आध दो बच्चे बड़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टीसी लेके गए कुछ आए, तो वो 40-50 के बच्चे में 2-3 बच्चे यदि चेंज हुए तो इट डज नॉट कीप मीन ना, मैंने उन बच्चों को हटा ही दिया अपने डेटाबेस में से। आउटलायर समझ के। हाँ, उनको उन्हें कंसिडर नहीं किया, जो चले गए उनको 9th में भी कंसिडर नहीं किया, है ना, 9th में तो थे वो, पर मैंने 9th में भी कंसिडर नहीं किया, और जो नए आए उनको 10th में कंसिडर नहीं किया। गॉट इट, ठीक हो मेरे गया। पास वही बच्चे थे जो 9th में थे, 10th। अब मैं बड़ा परेशान, यार बच्चों का आईक्यू में कोई चेंज नहीं है, बच्चों में कोई मैथ्स फोबिया नहीं है, टीचर सेम पढ़ा रहा है, फिर रीजन का है। और सिर्फ एक सेक्शन में हुआ, एक इसका सेक्शन मतलब में, बोर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका भी फर्क नहीं है। हाँ। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे जहां आपकी पूरी हाइपोथेसिस ही सब वो कर रही है, पर हाइपोथेसिस रिजल्ट तो दे रही ना, सिग्निफिकेंट है डिफरेंस, है ना। अब आपको उसने थॉट प्रोसेस के लिए जगह दे दी, स्पेस बना दिया कि अब आपको सोचना है। फिर मैं रात को आके सोया और सोते सोते सोच रहा, मैंने क्या क्या चक्कर है क्या चक्कर है, मैंने कहा टाइम टेबल तो देखा ही नहीं मैंने। I went other day to the school and I asked the coordinator, please you give me the timetable. तो वो ये सीट लगी रहती कांच के नीचे, देखा होगा कोऑर्डिनेटर के रूम में टेबल बिल्कुल पे, सर, तो उसने बना मुझे कह होता लिया है। सर ये टाइम टेबल आप यहाँ चेक कर लो। पैटर्न पीरियड के बाद मैथ्स का वो पीरियड। लंच के बाद मैथ्स का पीरियड था, बी हाँ। सेक्शन। अच्छा, तो लंच के बाद क्या होता है, नींद टीचर को भी नींद आती है, अटेंशन ही नहीं बच्चों को भी रहती नींद, वो, ऐसे ही है, अटेंशन ही नहीं रहती। अटेंशन ही नहीं रहती, और बच्चे कोचिंग बिल्कुल। जा नहीं रहे थे कि जो रिकवर कर पाते उस चीज को। तो मैंने बताया ना कोचिंग क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो पहले बोर्ड है। ऑप्शनल था, तो बच्चों ने कोचिंग लगाई बिल्कुल। नहीं थी, ये आया था करीब लास्ट में 6 महीने बाद मैंडेट। ऐसे तो ही है। अब नेचुरली अब 6 महीने का कोर्स छूट गया है, तो बच्चे कहाँ से कैप्चर करते हैं चीजों को। तो इस तरह से एक्सटर्नियस फैक्टर, फैक्टर कॉज इफेक्ट की बात कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कॉज इफेक्ट, बिल्कुल कुछ भी हो सकता वो है। हमें ढूंढना है। यदि सिग्निफिकेंट आ रहा है वो तो हम्म, आउटसाइड ही मिलेगा ना आपको, है ना। वो इंटरनल बिल्कुल। वेरिएबल में भी हो सकता था, टीचर यदि डिफरेंट होता तो हम बोलते कि टीचर की गलती है, टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है। व्हाट इट, हम्म, बच्चों में आईक्यू में डिफरेंस होता था, हमारा सीधा सीधा कंक्लूजन, ये दोनों को कंडीशन में तो कंक्लूजन निकल रहा। व्हाट इट, हम्म, है ना, बट ये दोनों ही नहीं थे, बिल्कुल। इन दोनों में कुछ डिफरेंस ही नहीं था, तो फिर हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कई बार, करेक्ट। है ना, जिसको बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हम्म, तो कई बार हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना रहता है एनालिस्ट को, जरूरी नहीं जो पैरामीटर जो वेरिएबल्स आपको दिए हैं वही, एक्सटर्नियस फैक्टर बोलते हैं हम जिसको, हम एक्सटर्नियस वेरिएबल बोलते हैं, उस पे भी थॉट प्रोसेस देना पड़ती है, ढूंढना पड़ता है क्या हो सकते हैं। इज इट क्लियर, यस यस समझ में आया। तो ये था सिग्निफिकेंट डिफरेंस से मैंने सब चीजें चेक करी थी। सिग्निफिकेंट इफेक्ट के भी सैंपल होते हैं, उसके भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एनजीओ में या किसी इंडस्ट्री में, एनजीओ नहीं मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, किसी इंडस्ट्री में जो इंजीनियर्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, उनके स्ट्रेस लेवल के ऊपर कुछ स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजिकल। गॉट इट। सही। यस सर। तो वो गए, उन्होंने रेंडमली उनको एम्प्लॉय दे दिए गए, इन एम्प्लॉय की आप स्टडी करें, उन्होंने सब एम्प्लॉय से साइकोलॉजिकल जो इनका स्केल होता है ना स्ट्रेस का वो फिल करवाया, बैठ के पूछा उनसे और वो फिल किया, तो उनको स्ट्रेस लेवल समझ में आया एम्प्लॉय का, ये हाई है।
फिर उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि भाई स्ट्रेस लेवल तो हाई है इनका, तो उन्होंने उससे उसका निवारण पूछा है कि भाई क्या हम इसमें यूज करेंगे इनका स्ट्रेस कम हो। तो उन्होंने कुछ थेरेपी, कुछ इंटरवेंशन उनको दिया, है ना। वो इंटरवेंशन कुछ भी हो सकता है, अपन उस पर नहीं जा रहे। इंटरवेंशन या तो योगा करवाया, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या उनको कुछ रिलैक्सेशन, या उनको मतलब कुछ भी XYZ, एक आध दिन छुट्टी एक्स्ट्रा दे दी, हफ्ते में 2 दिन की कर दी उन एम्प्लॉय की, ऐसा कुछ। तो उन्होंने 2 ग्रुप किए, एक कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ग्रुप में तो उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, ठीक है। रैंडमली जो उनके पास थे ना, उनमें से रैंडम उन्होंने कंट्रोल ग्रुप में ले लिए, और बाकी के उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ले लिए। तो 2 ग्रुप बना लिए। कंट्रोल ग्रुप को उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को उन्होंने कोई इंटरवेंशन दिया। अब जो इंटरवेंशन दिया उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, यहाँ इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, गॉट इट। इफेक्ट भी Yes. चेक करने का तरीका वही है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि जो हमने रैंडम सिलेक्शन किया है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में, है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने कंट्रोल ग्रुप में कम स्ट्रेस वाले या ज्यादा स्ट्रेस वाले रख दिए हों, और ये इधर ज्यादा वाले, ऐसा कुछ कर दिया। गॉट माय पॉइंट? इज जी, इट क्लियर? कम दोनों ज्यादा की जगह रैंडम लिया है। हाँ, रैंडम लिया। अब उस रैंडमनेस को भी तो शो करना पड़ेगा ना मैं स्टैटिस्टिकली, कि वो एक्चुअली रैंडम है कि नहीं है। गॉट माय पॉइंट? जी, तो पहले हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस से चेक करेंगे कि कंट्रोल ग्रुप के लोगों का जो स्ट्रेस है और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के स्ट्रेस का मीन है, दोनों के मीन का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। Does it make sense to you? ये सब अपन A B सेक्शन का निकाला। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब हुआ हाँ, कि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। नल हाइपोथेसिस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब मान लीजिए नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना, बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड एरर और मीन का डिफरेंस। हाँ, सिग्निफिकेंट डिफरेंस अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेस के। स्ट्रेस के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया नहीं पाया गया। अच्छा ओके, स्टैंडर्ड एरर को भूल जाए अभी 2 मिनट, अच्छा, ओके। है ना। अपन जो मीन है स्ट्रेस, जो कंट्रोल ग्रुप में एम्प्लॉय है उनके स्ट्रेस का मीन लिया, ठीक है। और जो हमारे एक्सपेरिमेंटल के हैं उनका अपन ने मीन लिया, और वो स्टैंडर्ड एरर से तो फॉर्मूले में लगेगा, वो अलग बात है, पर अपन उसको भूल जाएंगे। अपन ने हाइपोथेसिस में डाला टेस्ट स्टेटमेंट में, की, हाँ स्टेटमेंट हाँ, में देखेंगे। और उसमें देखा कि भाई देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है स्ट्रेस मतलब लेवल के दोनों बीच। एक से लग रहे हैं एट द हाँ, स्टार्ट मतलब ऑफ। रेंडम है, हाँ। दोनों एक जैसे ही है, मतलब रेंडम है। हम्म भाई हमें यही तो चेक करना था इससे कि वो रेंडमली लिए है कि नहीं लिए हमने। हम्म, इज इट क्लियर? जी Yes, भाई sir. हमने जो एम्प्लॉय सिलेक्ट किए हैं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, वो रेंडम है कि नहीं सिलेक्शन, वो इससे कंफर्म हो गया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब रेंडम है। हम्म, इज इट क्लियर? पहली चीज, ये आपके काम बहुत आएगा, आप लोगों के मैदा वालों के, जी सर, हम लोग के यहाँ आरसीटी होता है। है ना। हम्म, ये एक चीज होगी रेंडमनेस को शो करने की, एक हाइपोथेसिस बन गई। हम्म, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप वालों को हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया। मान लीजिए हमने 3 महीने उनको वो इंटरवेंशन चलाया था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, तो हमने कंट्रोल ग्रुप का भी स्टार्टिंग पॉइंट पे किया था, एक्सपेरिमेंटल का भी स्टार्टिंग सेम पॉइंट था। हम सेम 3 महीने बाद फिर उन लोगों का स्ट्रेस लेवल फिर से चेक करेंगे, फिर वही स्केल भरवाएंगे, प्री पोस्ट इसको बोलते हैं हम, ठीक है। प्री पोस्ट। हम्म, हमने फिर भरवाया तो कंट्रोल का भी हाइपोथेसिस कर दिया कि प्री एंड पोस्ट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ Yes. तो यदि वहां पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता है, तो मतलब वहां तो इंटरवेंशन ही नहीं दिया, है ना, ठीक है। जरूरी है, नहीं आना चाहिए था, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। पर एक्सपेरिमेंटल में यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रेस कम हो गया है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी बताता है और कम भी बताता है ना, कम हो गया है, तो हमारा इंटरवेंशन क्या है, इफेक्टिव है कि नहीं है। इफेक्टिव है, हाँ। तो हमने इफेक्ट कैसे चेक किया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस से चेक किया ना, द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑन स्ट्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, है ना। हमारी जो मेन हाइपोथेसिस बनेगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ
so and so intervention on the stress of employee. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगी there is significant effect of so and so intervention on the health. stress of employee. हम्म Is it clear? जी जब भी इफेक्ट की बात करेंगे तो हम स्टेटमेंट जो लिखते हैं हाइपोथेसिस का रिपोर्ट में, हम्म हम लिखते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस का। अच्छा, और जब डिफरेंस की बात करेंगे तो हम नल लिखते हैं, देयर इज null नो लिखते हैं। सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हाँ, हम्म इफेक्ट में हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस का, ऑफन, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, ऑफन, हो सकता मैक्सिमम। है कोई एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हो। हाँ, कई लोग नहीं लिखते हैं पर ऑफन लिखा जाता है, मतलब ये नियम एक प्रकार से है, स्टैटिस्टिशियन फॉलो करते हैं। इफेक्ट जब भी लिखेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिखेंगे। ऐसे ही वन टेल टू टेल जो मैंने पहले दिन समझाया था, जो कल और अपन एक्सप्लेन करेंगे उसको एक बार और, तो यदि टू टेल है तो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट आएगा, यदि वन टेल है बिल्कुल, तो अल्टरनेट तो हाइपोथेसिस का अल्टरनेट का स्टेटमेंट। आएगा, आपने बताया। बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि आप यदि कहीं पे काम कर रहे हैं और आपने गलत स्टेटमेंट लिख दिया तो सामने वाला आपका लेवल समझ जाता है कि आपको कितना नॉलेज है। करेक्ट। इज इट क्लियर? Yes. ये Yes. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिक कंसेप्ट मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ। कल के सेक्शन में भी कुछ पुरानी चीजें, सेशन में भी कल पुरानी चीजें रिवाइज होंगी थोड़ी सी, है ना, और क्लियर होंगे कंसेप्ट। फिर अपन आएंगे टेस्ट पे। देखिए, आर से टेस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में रिजल्ट देगा। हाँ, लेकिन उसको यूज कैसे बिल्कुल। करना है? यूज कैसे करना, यही बैकग्राउंड नॉलेज होना लोगों में जरूरी दिक्कत है। होती है, कौन सा टेस्ट लगाना है, हाँ कि स्टेटमेंट क्या लिखना है, नल लेना है, अल्टरनेट स्टेटमेंट मेंशन करना है ना, यही दिक्कत होती है बस। यदि ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप इन्फ्लुएंशियल के भी राजा हो जाओ। आप किसी की भी पीएचडी थीसिस का काम कर सकते हो, किसी की भी रिसर्च पेपर का काम कर सकते हैं, है ना, और एक एक्स्ट्रा इनकम आपकी चालू हो सकती बिल्कुल। है ना। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट आज हमने देखे। कोई आप लोगों को क्वेश्चन है